हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड टॉपिक है। पूरा ब्रोंकियल अस्थमा ही है। तो क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा एंड उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, कौन सी, तो वो हम देखेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स वगैरह यूज होगी ब्रोंकियल अस्थमा में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। तो चलते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा पे। तो इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है ब्रोंकियल अस्थमा का, तो ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें क्या होता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा और जो इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस सिक्रेशन और रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ एकदम आसान लैंग्वेज में कि जो आदमी होता है ना, जो सबसे ज़्यादा उसमें जब एलर्जी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी जो IgE एंटीबॉडी होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब उसमें एलर्जी हो जाएगी, जैसे एलर्जी जैसे कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, रेत के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी है, धुआं है और एक्सेट्रा जो उसके कांटेक्ट में आते हैं, जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो जो एंटीबॉडी IgE होती हैं उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं IgE और ये एंटीबॉडी जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल जो लंग्स में प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल जो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं वो उसमें स्टोर होती रहेगी। जो एंटीबॉडी है मास्ट सेल जो लंग्स में है उसमें स्टोर होती रहेगी। और यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या लड़ाई होगी। फिर एंटीजन और जब ये एंटीबॉडी आएगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो दोनों के बीच में सिर्फ फाइट होने लग जाएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। और जब ये फाइट होगी, जो मास्ट सेल हो जाएगी ना, ये मास्ट सेल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और जो मास्ट सेल के ब्रेक होने से उसमें एक होता है हिस्टामिन, एक होता है ल्यूकोट्राइन एंड एक होता है प्लेटलेट एक्टिवेटर। एक प्लेटलेट एक्टिवेटर होता है जो क्या होता है, रिलीज हो जाएंगे मास्ट सेल से, रिलीज होंगे तो ये तीनों क्या करेंगे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उनमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो जो ह्यूमन में क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टीज होगी, और उसी को ही बोलते हैं अस्थमा अटैक। तो उसी को ही बोलते हैं अस्थमा अटैक या फिर इसी में आएगा ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर हैं, एक ही रिलीवर्स होते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर में भी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट A एंड B। फर्स्ट है तो बीटा-2 एड्रेजेनिक एगोनिस्ट। ये बीटा-2 एड्रेजेनिक एगोनिस्ट होते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग SABA साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट एड्रेजेनिक एगोनिस्ट होता है, जिसमें आएंगे साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालाइन। फॉर एक्यूट अटैक्स में यूज करते हैं साल्बुटामोल और टर्ब्यूटालाइन। ये एक शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और इनका शॉर्ट एक्टिंग का कितना रहेगा, शॉर्ट एक्टिंग ये साबा हैं जो एक्ट तो करेंगे क्विकली, दिस एक्ट्स क्विकली, बट ये बस 4 to 6 आवर्स रहेंगे, ओनली 4 to 6 आवर्स रहेंगे। और लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं साल्मेट्रोल और फॉर्मोटेरॉल। ये करते हैं मेंटेनेंस, नॉट फॉर एक्यूट रिलीफ। अगर एक्यूट की बात हो रही है तो आप जाओगे साबा में, मतलब शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स लेनी पड़ेगी। और एक्यूट नहीं है, मेंटेनेंस के लिए हम करेंगे यूज लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एड्रेजेनिक एगोनिस्ट। इनका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 12 to 24 आवर्स, और ये मतलब थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल बता दिया हुआ है साल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, और एक और होता है जिसमें इसमें दिया हुआ नहीं है, वो होता है इंडासैट्रॉल, ये भी इसमें आता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बीटा-2 एड्रेजेनिक एगोनिस्ट। अब सेकंड वन है मिथाइल जेंथिन्स। इसमें फर्स्ट है, देख लो, थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन।
थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन होते हैं मेथिल जेंथिस, जिसमें मैकेनिज्म है ये है पीडीई इनहिबिशन is more than UPCAMP and more than bronchodilation, और ये नेरा थेराप्यूटिक इंडेक्स और मॉनिटर ब्लड वेसल्स। ये जो मिथाइल जेंथिन्स है, ये जो मिथाइल जेंथिन्स उनका मैकेनिज्म ये है कि जो ये पीडी मतलब क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज होता है। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करेंगे जो एंजाइम होता है पीडीई को इनहिबिट करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करेंगे, स्पेशली कौन से पीडीई, फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 और फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 को इनहिबिट करेंगे। जो ये क्या लीड करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक साइक्लिक एएमपी होता है, उसके लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। साइक्लिक एएमपी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब जब ये इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होने से CAMP ये कोज करेगा, जो रिलैक्सेशन करेगा, जो ब्रोंकियल स्मूथ की जो मसल्स होती है उनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने से क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो ये होता है मेथिल जेंथिन्स कैटेगरी में से थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन, ये सब ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में भी आते हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब सामा मतलब शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एगोनिस्ट। इसमें आते हैं इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम, ये आते हैं हमारे इसमें एंटीकोलिनर्जिक में। और सेकंड वन है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल करेंगे तो इसमें इनहेल वाले होते हैं बेक्लोमेथासोन, बुडेशोनाइड, फ्लूटिकेशोन, ये सब आते हैं इसमें इनहेलेशन वाले ड्रग्स है। और ओरल और आईवी देने वाली हैं प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। और फॉर सीवियर अटैक, अगर सीवियर अस्थमा अटैक आ गया है तो प्रेडनिसोलोन ले लेना चाहिए, और या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन के साथ आप जा सकते हैं इन दो ड्रग्स में। ये हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और स्टेरॉइड क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 होते हैं, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो ल्यूकेटाइन होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं मास सेल के फटने से, जो रिलीज होते हैं उनका सिंथेसिस भी उनमें मास सेल में उसका सिंथेसिस कम कर देते हैं। और एक ही चीज है, जब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं ये इनहेलेशन वाले बेक्लोमेथासोन, बुडेशोनाइड, फ्लूटिकेशोन, तो उसका एक साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट क्या है कि इसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। इसमें गले में खराश जैसा रहेगा जब स्टेरॉइड लेते हैं एज ए इनहेलेशन में ये वाली ड्रग्स, तो उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्या है, साइड इफेक्ट दिखता है। इसी में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद में है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। कुछ ड्रग्स होते हैं जो ये नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मैंने स्टार्टिंग में बताया जो मास्ट सेल के अंदर जो होते हैं ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर होते हैं, जो क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में लड़ाई होने से वो फट जाती हैं। तो ये मास्ट सेल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। कौन, क्रोमोलिन सोडियम और नेडोक्रोमिल, ये होते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये क्या करते हैं, मास्ट सेल को एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देते हैं। मास्ट सेल के एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देंगे। कैसे करेंगे, बाई ओपनिंग क्लोराइड चैनल। जो क्लोराइड चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल को ओपन करके मास्ट सेल को सिंथेसिस एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देंगे, ये मास्ट सेल इनहिबिटर, जैसे क्रोमोलिन, ये नेडोक्रोमिलिन। ओके, और ये भी होते हैं एज ए इनहेलेशन लेते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन और माइक्रोफाइन पाउडर। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर का भी एक साइड इफेक्ट है, वो होते हैं कि इसमें ब्रोंकियल स्पाज्म होगा और उसमें मतलब कफिंग होगा, खांसी होता है। ये है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी ये जो नेक्स्ट है आगे में मैं थोड़ा एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी इसी का, उसमें आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।